सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, जैसे आपको पाठ का नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जल कहाँ कहाँ देखा है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमने जल बाल्टी में देखा है, टंकी में देखा है। और मैं दूसरा क्वेश्चन अगर ये करूँ, ये प्रश्न पूछूं कि वो जल कहाँ से मिलता है, तो कुछ बच्चे कहेंगे टंकी से मिलता है या नल से मिलता है, कुछ कह सकते वर्षा से भी मिलता है, नदियों से मिलता है। पर क्या बेटा कभी तुमने ये सोचा है कि वो वहाँ कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है? इस पाठ में बेटा आप बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानोगे, जैसे जल चक्कर, लवणता, जल निकायों का वितरण, कि जल कहाँ जो जल है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और ज़मीन पर जो मुख्य उसके स्रोत है वो कहाँ कहाँ पर है। महासागर का परिसंचरण, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागर धारा। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से, और मैं तुम्हें अच्छे ढंग से समझाते भी चलूँगी, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो जल है, पानी है, वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल और वाष्प। ठोस जो आप आइसक्रीम खाते हो बेटा, वो उस जो पानी का ठोस रूप ही होता है। लिक्विड जो तरल रूप आप यूज़ करते हो, जैसे कि चाय बनाने में, पीने में, कपड़े धोने में, वो सब जो पानी का तरल रूप होता है, जल का तरल रूप होता है। तीसरा है वाष्प। ये आपने सभी बच्चों ने या तो चाय बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो चाय बनते हुए ज़रूर देखी होगी। आप जब देखते हो कि चाय का पानी जब उबलता है तो ऊपर की तरफ भाप जाती है, और ये दृश्य आपको सर्दियों में ज़्यादा दिखाई देता है। वो भाप कहाँ जाती है, कैसे, और वो भाप बनी कैसे? देखो वो भाप कैसे बनी, जब पानी गर्म हुआ है तो वो पानी भाप में परिवर्तित हो गया है। इसका मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जब बारिश होती है तो आप देखते हो कि आपके घरों के आसपास अगर कोई गड्ढा है तो उसमें पानी भर जाता है। जहाँ पे कुछ बच्चे कई बार कागज़ की नाव बनाकर भी खेलते हैं, पानी में तैराते हैं, पर वो पानी आप या तो शाम तक देखते हो या 1-2 दिन के बाद वहाँ पर नहीं होता, जबकि उस पानी को उस गड्ढे में से भी कोई निकालता नहीं है। तो वो पानी कहाँ चला जाता है? तो कुछ पानी तो ज़मीन पी जाती है, और कुछ पानी जब सूर्य निकलता है, तो जैसे मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था आपको चाय का, वैसे ही यहाँ पर भी सूर्य की गर्मी के कारण वो धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर की तरफ चला जाता है। चाय में जो प्रक्रिया थी गर्म होने की, पानी वो बहुत तेज़ी से हो रही थी, इसलिए आपको अपनी आंखों से उसको देख पा रहे थे, पर यहाँ पे वही प्रक्रिया बहुत धीरे होती है, इसलिए हम इतना उसको देख नहीं पाते हैं। जल चक्कर। जल चक्कर की मुख्यतः 3 अवस्था होती है: वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा। अब ये कैसे होता है बेटा, ये हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। इस चित्र में आपको जल चक्कर दिखाया गया है। देखो, जो आप देखते हो कि यहाँ पे समुंदर में पानी है जो कि नदियों द्वारा जाके इकट्ठा होता है। फिर समुंदर में जब पानी गर्म होता है सूर्य निकलने पर, तो वो धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको चाय का उदाहरण दिया था, वैसे ही धीरे धीरे वाष्प होके ऊपर की तरफ जाता रहता है, और ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो वो इकट्ठा होके एक बादल का रूप ले लेता है। बादल का जो रूप लेता है उसको संघनन कहा जाता है। जब ये बादल किसी ठंडी हवा से टकराता है या किसी ऊंचे पहाड़ से टकराता है तो बारिश हो जाती है। देखो, ये इसमें बारिश होते हुए आपको दिखाई जा रही है।
ये बारिश जहाँ पे हो रही है, अगर ये मैदानों में होती है तो जो वर्षा है वो पानी के रूप में पड़ती है। अगर ये बारिश पहाड़ों पर हो रही है जहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है तो ये बर्फ़ के रूप में यहाँ पे पड़ती है बेटा। पहाड़ों की चोटियों पे जो बर्फ़ जमी होती है वो सब क्या है, वो संघनन के बाद की ही प्रक्रिया है। जो मैदान में बारिश होती है और पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में पड़ती है फिर वो मैदानी इलाकों में आ जाती है। कुछ तो नदियों के रूप में जो पानी होता है वो आ जाता है, और जो बर्फ़ के रूप में होती है वो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर नदियों के द्वारा मैदानी इलाकों से होता हुआ समुद्र में जाके वापस मिल जाता है। और जो ये पहाड़ों से वापस मैदानों में आने की जो प्रक्रिया है, जो बहाव बह रहा है, उसी को वाह बोला जाता है। अब वापस यहाँ पे समुद्र में वो पानी आके इकट्ठा हो जाता है और दोबारा से वही प्रक्रिया चालू हो जाती है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। तो ये चक्कर है जो जल चक्कर, ये लगातार होता रहता है। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पानी यहाँ से वाष्प होके जाके बादल बना है वही पानी बहकर वर्षा उसी देश या उसी एरिया में होगी और वापस वहीं आ जाएगा ये पानी। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई अफ्रीका के किसी नदी से वाष्प होके पानी उड़ा हो और वो संघनन होके हवा के साथ बादल चलते हैं और वो भारत में आके बारिश कर दे। तो जो पानी अब की बार यहाँ पर है, हिंद महासागर में है, हो सकता है वो अगली बार बारिश होकर प्रशांत महासागर में जाके मिल जाए। इस चित्र को बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, इसमें जो विश्व के जितने भी मुख्य जल निकाय हैं वो दिखाए गए हैं। इसमें देखो जो महासागर है वो दिखाए गए हैं। प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर। ये एक ही है वैसे महासागर, पर इसको अलग अलग काउंट कर लेते हैं कई बार उत्तरी और दक्षिणी करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। हिंद महासागर, हिंद महासागर के भी दो हिस्से हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। दक्षिणी चीन सागर, ये एक छोटा सा है सागर यहाँ पे भी। फिर इधर है प्रशांत महासागर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। हाँ बेटा, दोनों तरफ प्रशांत महासागर है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी गोल है। तो अगर ये हमें सीधा दिखाया गया मानचित्र में, अगर आप इसको गोल रूप में करोगे मानचित्र को, तो ये दोनों पीछे जाके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो जैसे नील नदी है, लाल सागर है, अमेजन नदी, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो भी इसमें आपको दिखाई गई है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, दुनबा नदी। जो इस मानचित्र में बेटा समझाने की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों को तो जो महासागरों के नाम है और महाद्वीपों के नाम है वो तो याद ही होंगे। अगर नहीं है तो ये आपको याद होने ज़रूरी है। 7th क्लास में सभी बच्चों को याद होने चाहिए, तो आप कर लो। और उसके साथ ही जो मुख्य मुख्य जल के निकाय हैं उनके नाम भी और उनकी जो स्थिति है कि कौन सा कहाँ पर है वो भी याद कर लो। इसमें ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है। ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी कि डार्लिंग नदी कहाँ पर है। पृथ्वी पर जितना पानी पाया जाता है उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं: समुद्री पानी, ताज़ा पानी और हिमनद
जो हिमनद या बर्फ़ की अवस्था में जो पाया जाता है। देखो, समुद्री पानी की ज़्यादा मात्रा है, 97% है। 2% जो ताज़ा पानी होता है, ताज़ा पानी कौन सा होता है? जो वर्षा के रूप में होता है हमारे पास, हिमनद और नदियों में जो होता है हमारे पास। 1% यहाँ पे ताज़ा पानी आपको दोबारा से दिख रहा है। अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए जो आपकी किताब में दिया गया है डायग्राम, उसको ही देखते हैं। जो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग है बेटा, वो जल से ढका हुआ है। यदि धरती की अपेक्षा जो जल की मात्रा अधिक है पृथ्वी पर, फिर भी आप अगर आप खबर सुनते हो तो आपने देखा होगा कि अनेक देशों में जल की कमी हो रखी है और वहाँ पे पानी के लिए मारामारी की अवस्था हो चुकी है। अब ऐसा क्यों है, वो हम इस तालिका के द्वारा समझते हैं। जो महासागर में है वो 97.3% पानी समुद्रों में ही है। बर्फ़ क्षत्रक 2.2% पानी बर्फ़ की अवस्था में है। अब बचा 1% से भी कम पानी, उसमें से 0.68 जो पानी है वो भूमिगत, मतलब ज़मीन के नीचे है वो पानी। झीलों का अलवण जल 0.009009। नमकीन झीलें ये भी 0.009 है, 9 है। वायुमंडल में 0.019 और नदियों में 0.001। अब आप सोच रहे होगे कि चलो यहाँ पे तो कम पानी है पर समुद्र में तो काफ़ी पानी है, फिर भी पानी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा जो समुद्र का पानी है उसमें वो प्रयोग के लायक नहीं है। जो समुद्र का पानी है उसमें लवणता अधिक होने के कारण उसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब लवणता क्या होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जितनी होती है, महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। देखो 1000 ग्राम पानी में जितनी नमक की मात्रा होती है उसको लवणता कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। देखो 0 से 5% जो 1000 ग्राम पानी में जो इतना होता है, 5 ग्राम तक जो लवणता होती है वो ताज़ा पानी कहलाता है। ताज़ा पानी अभी हमने पहले देखा जैसे हमारी नदियों में है, हिमनद वगैरह में है। अब यहाँ पे PPT इसका मतलब है प्रति 1000 ग्राम पर जो लवणता होती है, तो वो ताज़ा पानी कहलाता है अगर उसमें लवणता 5% तक है। अगर 5 से 35% तक है तो वो खारा पानी कहलाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर खारा पानी होता है, भूमि में भी बहुत सारी जगह पर खारा पानी होता है, समुद्र में ही नहीं भूमि में भी होता है। और अगर 35% से भी अधिक है तो वो समुद्री पानी है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे फिर क्या हो गया, लवणता अधिक होगी तो क्या हो गया? अगर लवणता ज़्यादा होती है समुद्र में तो वहाँ पे जो मछलियाँ है या अन्य जीव जो पानी के जीव है जो समुद्र में रहते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, दूसरा जो तैराक होते हैं उनको आसानी होती है तैरने में अगर उसमें सघनता ज़्यादा होगी। अगर देखो ये तुम अपने घर में भी करके देख सकते हो बेटा। एक गिलास पानी लो, उसमें नमक को घोल लो 1 चम्मच, और दूसरा भी एक उतना ही गिलास पानी लो, उसमें आप 3 चम्मच या 4 चम्मच घोल लो और उसमें देखो
आप देखोगे बेटा कि जिसमें आपने में ज़्यादा नमक मिला दिया है वो पानी आपके प्रयोग के लायक ही नहीं रह जाता है। फिर इसमें एक इजराइल के जो मृत सागर है उसका भी उदाहरण दिया गया है कि वहाँ पे प्रति लीटर में जो 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है 1000 ग्राम पानी में। तो इससे क्या होता है, उसमें सघनता बढ़ जाती है और इसमें जो तैराक होते हैं उनको काफ़ी आसानी होती है तैराकी करने में। तो अगर कोई तैराकी सीख रहा है तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा लवणता होगी उस जिस पानी में, वहाँ पे उसको तैराकी करने में सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा क्वेश्चन कि ये लवणता इतना नमक आया कहाँ से समुंदर में? क्या कोई बोरी भर के डाला है क्या उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ये एक लंबी प्रक्रिया के कारण हुआ है। मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इसका हम वापस इसी चित्र पे आ गए समझने के लिए। यहाँ पे जो बारिश हो रही है और नदियों से जो पानी आ रहा है, चाहे वो बर्फ़ का पिघल के आ रहा है चाहे बारिश का आ रहा है, जो नदियों का आ रहा है पानी, उसमें क्या होता है, जब नदियाँ बहकर आती है तो वो अपने साथ क्या बहुत सारे मिट्टी के कण, पत्थरों के जो टुकड़े हैं, जो यहाँ से जो ऊपर से चलती है नदियाँ पानी लेकर, यहाँ पे तेज़ी से एक तो वो मैदानों की तरफ जाती हैं, जिसके पानी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं इसके साथ बहकर, और जो रगड़ खा खा कर नीचे तक आते आते बहुत छोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी नदी में कभी गए हो तो उसमें नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जमे होते हैं मैदानी इलाकों में आके। तो वो कहाँ से आई? वो ऊपर से ही आई है पानी के साथ, और रगड़ खा खा के वो छोटे हो गए हैं यहाँ पर आके। तो वो सब जो ऊपर से बड़े हो थे और नीचे आते आते छोटे हो गए, तो वो जो बाकी के घिस घिस के जो भी उसके कण थे वो भी तो उस पानी के साथ ही नीचे आए हैं ना, और वो बहकर समुंदर में जाके गिर जाते हैं। इसमें बहुत सारे जो नमक के कण होते हैं, नमक के जो पत्थर होते हैं वो भी होते हैं, और जब वो समुंदर में आके गिर जाते हैं पानी के साथ, तो क्या होता है, पानी तो वाष्प होके ऊपर चला जाता है, पर जो नमक है वो तो यहीं रह जाता है, समुंदर में ही रह जाता है। ठीक है, फिर जब दोबारा से यही प्रक्रिया होती है, नदियों से तो लगातार पानी जाके समुंदर में गिर रहा है, और धीरे 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 यहाँ पे बहुत सारा नमक इकट्ठा हो गया है। इसी कारण ये समुंदर की जो लवणता है ये बढ़ गई है, क्योंकि पानी तो चला जाता है ऊपर, वो तो पानी दोबारा से ताज़ा होके हमें मिल जाता है, पर यहाँ पे जो नमक रह गया है वो उसकी मात्रा तो बढ़ती जा रही है ना। अब मैं आपको देखो, अगर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता बढ़ेगी। ठीक है, ये याद करना है आप, या फिर आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लवणता बढ़ेगी। वर्षा ज़्यादा होगी तो ताज़ा पानी ज़्यादा मिलेगा तो लवणता घटेगी। यह आपको याद रखना है बेटा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता बढ़ेगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो लवणता घटेगी, और लवणता बढ़ेगी तो जो घनत्व है पानी में, जो पानी का गाढ़ापन है वो भी बढ़ेगा। हाँ, ये एक थलशाला कैसे बनाई जा सकती है, जैसे पृथ्वी पर सचमुच में कैसे थलशाला है, वैसे ही आप अपने घर में एक जार में मिट्टी डाल के और उसमें कुछ पौधे उगा के थोड़ा पानी उसमें छिड़क कर आप देख सकते हो इसमें कि कैसे थलशाला काम करती है पृथ्वी पर। ठीक है। हाँ बेटा, आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और एक अपने किसी भी दोस्त को शेयर ज़रूर करनी है आपको ये वीडियो। धन्यवाद। जो आगे का पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी
तो इसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं समझने की, फिर एक साथ आपको सारा समझ भी नहीं पाओगे, याद नहीं रख पाओगे।